बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणियां अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम कोई एक वास्तविक संख्या लेते हैं और उसमें एक निश्चित वास्तविक संख्या हम जोड़ते जाएं, तो इस प्रकार हमें एक संख्याओं की सूची प्राप्त हो जाती है। यदि उदाहरण के लिए हम एक संख्या 10 लेते हैं और एक निश्चित संख्या 5 इस संख्या में हम जोड़ते जाएं, तो 10 में 5 जोड़ने पर हमें 15, 15 में 5 जोड़ने पर हमें 20, 20 में 5 जोड़ने पर हमें 25। इस प्रकार हमें एक संख्याओं की सूची प्राप्त होते जाती है। अब यदि हम इस सूची में उल्टे क्रम से चलें तो हमें दो संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर प्राप्त होगा। यदि हमारी सूची बनती है 10, 15, 20, 25, 30 और यदि हम उल्टे क्रम में चलते हैं तो 30 में से 25 घटाने पर हमें 5, 25 में से 20 घटाने पर हमें 5। इस प्रकार हमें उल्टे क्रम में चलने पर प्रत्येक दो पदों के बीच एक निश्चित अंतर प्राप्त होता है, क्योंकि हमने सूची बनाते समय एक निश्चित संख्या जोड़कर ही सूची बनाई थी। इस प्रकार जो सूची हमें प्राप्त होती है वही समांतर श्रेणी कहलाती है। आज हमें इसी समांतर श्रेणी का अध्ययन करना है। समांतर श्रेणी बनाने पर यदि हम उसका अंतिम पद लिखते हैं तो वह परिमित समांतर श्रेणी होगी, और यदि हम सूची बनाते जाते हैं और यह प्रक्रिया अनंत तक चलेगी तो यह अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। अपरिमित समांतर श्रेणी में यदि हमें आगे का कोई पद ज्ञात करना है तो हम उसे nवां पद कहेंगे, और उसे ज्ञात करने के लिए आज हम एक सूत्र भी स्थापित करेंगे। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और उसमें हमें कुछ निश्चित पदों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए भी हम एक सूत्र की स्थापना कर किसी समांतर श्रेणी के निश्चित पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, आपकी प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। हमें एक अपरिमित समांतर श्रेणी दी गई है का प्रथम पद 3 दिया गया है और हमें यह बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। हम मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का वह पद 78 है। हमें यह ज्ञात करना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है, और हमने यह मान लिया है कि इस श्रेणी का nवां पद 78 है। अब हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी हमें दी हुई है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। इसका प्रथम पद अर्थात a बराबर हमें 3 दिया गया है। सार्वंतर अर्थात d बराबर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं। तो द्वितीय पद है 8 और प्रथम पद है 3, अतः हमारा सार्वंतर होगा 8 ऋण 3 अर्थात 5। अब हमें nवां पद 78 दिया है। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम यह समस्त मान रखते हैं। an अर्थात nवां पद हमने माना है 78, a का मान हमें 3 दिया गया है, n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमने निकाला है जो कि 5 है। अब इस समीकरण को हल करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम 3 को बाएं तरफ पक्षांतर कर लें तो हमें 78 ऋण 3 अर्थात 75 प्राप्त होगा। दाहिने पक्ष में n-1 इंटू 5 हो जाएगा। अब यदि हम इस 5 को बाएं तरफ पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 75/5 बराबर n ऋण 1। 75 को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो हमें 15 प्राप्त होगा। अतः हमें प्राप्त होता है n ऋण 1 बराबर 15, जिससे हमें n बराबर 15 धन 1 अर्थात 16 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। आइए बच्चों, आपकी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 5 का पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। हमें समांतर श्रेणी दी है 7, 13, 19 डैश 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 205। यह हमें एक परिमित समांतर श्रेणी दी गई है।
परिमित होने का हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि इस श्रेणी का हमें अंतिम पद अर्थात L का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी में हमें क्या क्या दिया गया है ये हम लिख लेते हैं। आइए इसका हल देखते हैं। प्रथम पद a बराबर हमें 7 दिया गया है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम श्रेणी के द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे। सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद हमें 13 दिया है, प्रथम पद 7 है, अतः d बराबर होगा 13 ऋण 7 अर्थात 6। इसका सार्वंतर हो जाएगा। अंतिम पद L बराबर हमें 205 दिया है। अब इस अंतिम पद 205 तक हमें पदों की संख्या बतानी है कि यदि यह समांतर श्रेणी 7 से शुरू होती है जिसका द्वितीय पद 13 है, तृतीय पद 19 है और बीच में अनेक पद हैं और अंतिम पद यदि 205 है, तो 7 से लेके 205 तक इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं यह ज्ञात करने के लिए हमें, चूंकि अंतिम पद का मान दिया है, हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ही उसका अंतिम पद होता है। हमारे पास जो सूत्र है nवां पद का वही हमारे अंतिम पद अर्थात L का सूत्र होता है। सूत्र है a प्लस n ऋण 1 इंटू डी। इसमें हमें L का मान 205 दिया हुआ है, a का मान अर्थात प्रथम पद हमें 7 दिया है, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान हमने निकाला है 6। अब इस समीकरण को हल करने पर हमें इस समांतर श्रेणी के पदों की कुल संख्या ज्ञात होगी। आइए इसे हल करते हैं। 205, 7 को हम जब बाएं तरफ लाएंगे तो 205 में से 7 घट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 198 बराबर दाहिने पक्ष में n माइनस 1 इंटू 6 है। अब हम 6 को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 198/6 बराबर दाहिने पक्ष में n ऋण 1 है। यदि हम 198 को 6 से कैंसिल करें तो हमें प्राप्त होगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 अर्थात 33। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे पास समीकरण है n ऋण 1 बराबर 33। -1 को दाहिने तरफ पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा n बराबर 33 धन 1 अर्थात 34। यही हमारा उत्तर होगा। हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद 34 होंगे। आइए बच्चों, आपके प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 10 का हल देखते हैं। प्रश्न 10 में हमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का 17वां पद एवं 10वां पद हमें पहले ज्ञात करना होगा, फिर हमें प्रश्नानुसार 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसके अनुसार हमें समीकरण बनाना होगा, तब हमें इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात होगा। हम मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद a तथा श्रेणी का सार्वंतर d है। यदि श्रेणी का प्रथम पद a है एवं सार्वंतर d है, तब हम इस श्रेणी का 17वां पद एवं 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a धन n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें 17वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह हम 17 लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं a 17 अर्थात 17वां पद बराबर a प्लस 17 ऋण 1, n का मान 17 है, इंटू डी अर्थात a धन 16d। यह हमारा इस समांतर श्रेणी का 17वां पद होगा, a धन 16d। इसी प्रकार हम श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। a 10 अर्थात श्रेणी का 10वां पद बराबर होगा a धन n का मान हो जाएगा 10 ऋण 1 इंटू डी। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है a धन 10 ऋण 1 अर्थात 9d। यह हमें 10वां पद ज्ञात हो गया। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 17वें पद और 10वें पद का अंतर 7 है। अतः प्रश्नानुसार इस प्रश्न का हमारा समीकरण बनेगा a 17
ऋण A10 बराबर 7। यह हमें प्रश्न में दिया गया है। 17वां पद एवं 10वें पद का अंतर 7 है, या हम कह सकते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब इस समीकरण में यदि हम मान रखें तो A17 का मान है A धन 16D ऋण A10 का मान है A धन 9D और दाहिने पक्ष में 7 है। अब यह हमारा समीकरण बना है। इसे हल करने पर हमें सार्वंतर अर्थात D का मान ज्ञात होगा। आइए इसे हल करते हैं। A धन 16D ऋण, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण A ऋण 9D बराबर 7। अब देखिए धन A से ऋण A हमारा कैंसिल हो जाता है। 16D में से यदि हम 9D घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 7D बराबर 7। और अब हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर होगा 7/7 अर्थात 1। इस प्रकार हम इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, समांतर श्रेणी के पदों के योगफल से संबंधित इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। यह है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 13। प्रश्न में हमें दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यह लिख लें कि 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हैं, अर्थात हमें यहाँ पर 8 का टेबल लिखना होगा। 8 दूनी 16, 24, 32। इस प्रकार 8 के 15 गुणजों का योगफल हमें ज्ञात करना है। हमने देखा कि इस श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 8 है, और यदि हम इनके दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो वह भी हमें 8 प्राप्त होगा, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी होगी। यदि हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होगा। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे तो भी हमें 8 प्राप्त होगा। चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाने पर भी हमें 8 ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है जिसके बीच दो पदों का अंतर समान है। अब इस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 गुणजों का योगफल हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें n बराबर पदों की संख्या n बराबर 15 दी हुई है। हम जानते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D एवं पदों की संख्या n हो तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर n/2 2A धन n-1 इंटू D। इस सूत्र की सहायता से हम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसमें मान रखते हैं। हमें ज्ञात करना है n का मान 15 है, अर्थात S15 15 पदों का योगफल बराबर n का मान 15/2 2 गुणित प्रथम पद A का मान 8 धन n का मान हमें 15 दिया गया है ऋण 1 गुणित D का मान 8। इस प्रकार मान हमने भर दिए हैं। अब इसे हल करने पर हमें 15 गुणजों का योगफल ज्ञात होगा। आइए इसे हल करते हैं। 15/2 गुणित 8 गुणित 2 यानी 16 धन 15 ऋण 1 यानी 14 14 गुणित 8। अब हमें प्राप्त होगा 15/2 गुणित 16 धन 14 में 8 का गुणा करना पड़ेगा हमें, जो कि 112 होगा। अब हमें प्राप्त होता है 15/2 गुणित 112 धन 16 अर्थात 128। यदि हम 2 से 128 को कैंसिल कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 अर्थात 15 गुणित 64। 15 में 64 का गुणा करने पर हमें प्रथम 15 गुणजों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 15 × 4 = 60 के 0 6 15 × 6 = 90 और 6 96 अर्थात 960। यह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के
n पदों के योगफल के सूत्र से इस प्रश्न का हल ज्ञात कर लेते हैं। आइए संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करते हैं। पहली सूची है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 से अनंत तक। दूसरी सूची देखिए 100, 70, 40, 10 डैश डैश डैश। तीसरी सूची देखिए 3, 3, 3, 3 डैश डैश डैश। संख्याओं की ये सूचियां प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर बनी है। इन सूचियों का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। चारों सूचियों में अनंत पद हैं, अतः यह अपरिमित सूचियां हैं। सूची 1 में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। सूची 2 में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में ऋण 30 जोड़ने से प्राप्त होता है। सूची 3 में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 0 जोड़ने से प्राप्त होता है। आइए इस पर आधारित समांतर श्रेणियों की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। उपरोक्त तीनों सूचियों में से प्रत्येक में हमने देखा कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले वाले पदों में एक निश्चित संख्या, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। हम कह सकते हैं एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर की 3 सूचियों में देखा। परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणियां। जिन श्रेणियों में पदों की संख्या परिमित है, ऐसी समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक परिमित समांतर श्रेणी में एक अंतिम पद अवश्य होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। 100, 150, 200, 250, 300। इस श्रेणी का प्रथम पद 100 है। सार्वंतर जब हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है, एवं अंतिम पद 300 है, अतः यह एक परिमित समांतर श्रेणी है। जिन श्रेणियों में पदों की संख्या अपरिमित है, उन्हें अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है, जैसा कि परिमित समांतर श्रेणियों में हमने देखा था। आइए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 100, 70, 40, 10 डैश 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 से लेके अनंत तक। इस श्रेणी में प्रथम पद 100 है। सार्वंतर जब हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, अर्थात 70 ऋण 100 बराबर ऋण 30 है, और चूंकि अपरिमित समांतर श्रेणी है, अतः इसमें कोई भी अंतिम पद नहीं है। आइए अब देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। यदि A1, A2, A3, A4 डैश 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 एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तब प्रथम पद A1 बराबर A हमें दिया गया है। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ने पर हमें समांतर श्रेणी का द्वितीय पद प्राप्त होगा। A धन D को हम लिख सकते हैं A धन 2 ऋण 1 इंटू D। इसी प्रकार तीसरा पद होगा A3 बराबर A धन 2D बराबर 2 को हम 3 ऋण 1 के रूप में लिख सकते हैं, अतः तीसरा पद होगा A धन 3 ऋण 1 इंटू D। चौथा पद A4 बराबर होगा A धन 3D। 3D को हम लिख सकते हैं A धन 4 ऋण 1 D, अर्थात चौथे पद में 4 ऋण 1 आता है, तीसरे पद में 3 ऋण 1 आता है, द्वितीय पद में 2 ऋण 1 आता है। इसी प्रकार यदि हम 10वां पद देखते हैं तो A10 बराबर होगा A धन 9D। 9 को हम लिख सकते हैं 10 ऋण 1, अतः हमारा 10वां पद होगा A धन 10 ऋण 1 इंटू D। इस प्रकार हमने इस प्रारूप को ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि 10वें पद में 10 ऋण 1 आता है, चौथे पद में 4 ऋण 1 आता है, अतः हमें यदि किसी समांतर श्रेणी का
nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद के सूत्र में n ऋण 1 आना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी होगा। हमने देखा समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। यदि हमें प्रथम पद, सार्वंतर तथा पदों की संख्या दी है तो हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद अर्थात an को हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। nवां पद अर्थात an किसी परिमित समांतर श्रेणी के अंतिम पद लास्ट टर्म को भी निरूपित करता है। अतः हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद अर्थात L बराबर a धन n-1 इंटू डी होगा। आइए एक उदाहरण की सहायता से समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में प्रथम पद 2 है। यदि हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। आइए इसका हल देखते हैं। प्रथम पद a बराबर 2 है, सार्वंतर d बराबर 5। जब हम 7 में से 2 को घटाएं या 12 में से 7 को घटाएं तो हमें सार्वंतर प्राप्त होगा। और पदों की संख्या n बराबर 10 है, क्योंकि nवें पद का सूत्र an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। इसलिए इस सूत्र में उपरोक्त मान रखने पर हमें प्राप्त होगा a 10 बराबर, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, a 10 बराबर a का मान 2 है तो 2 धन n बराबर 10 है, 10 ऋण 1 इंटू 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 धन 9 गुणित 5 अर्थात 47। अतः हम कह सकते हैं दी हुई समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 है। समांतर श्रेणियों का एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। समांतर श्रेणी हमें दी है 3, 1, ऋण 1, ऋण 3 डैश डैश डैश। आइए इसका हल देखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3 हमें दिया गया है। सार्वंतर हमें ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं अर्थात 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए। समांतर श्रेणी हमें दी है ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 डैश डैश डैश। श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ऋण 5 है तथा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमें द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना होगा अर्थात ऋण 1 ऋण ऋण 5, जो कि होगा ऋण 1 धन 5 बराबर धन 4। इस प्रकार यदि हमें कोई समांतर श्रेणी दी है तो हम उसका प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। प्रश्न 1 देखिए। प्रथम पद a बराबर हमें 3 दिया है तथा सार्वंतर d बराबर हमें 10 दिया गया है। अब इनसे बनने वाली समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं प्रथम पद a तथा सार्वंतर d होने पर समांतर श्रेणी होती है a धन d, a धन 2d, a धन 3d डैश डैश डैश। इसमें a तथा d का मान रखने पर a बराबर 3 तथा d बराबर 10 रखने पर हमें प्राप्त होगा 3, 13, 23, 33 डैश डैश डैश, जो कि अभीष्ट समांतर श्रेणी होगी। प्रश्न 2 में देखिए। प्रथम पद a बराबर ऋण 2 दिया गया है तथा सार्वंतर d बराबर 0 दिया गया है। आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं प्रथम पद a तथा सार्वंतर d होने पर समांतर श्रेणी होगी a धन d, a धन 2d, a धन 3d डैश डैश डैश। इसमें प्रथम पद a बराबर ऋण 2 तथा d बराबर 0 रखने पर हमें श्रेणी प्राप्त होगी ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 डैश डैश डैश। प्रश्न 3 देखिए।
प्रथम पद a बराबर 4 तथा सार्वांतर d बराबर ऋण 3 हमें दिया गया है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम a धन d, a धन 2d, a धन 3d में मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, 1, ऋण 2, ऋण 5 डैश डैश डैश, जो कि अभीष्ट समांतर श्रेणी होगी। अतः हमने यह देखा कि किसी समांतर श्रेणी में सार्वांतर एक धनात्मक संख्या हो सकती है, शून्य हो सकता है एवं एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। आज इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का अध्ययन किया। आज के लिए आपका गृह कार्य है, आपको अपनी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 के शेष प्रश्न हल करना है। धन्यवाद। जय हिंद।